नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम हैदराबाद के शासकों के बारे में जानेंगे और उनके शासन के बारे में जानेंगे कि भाई उनके शासन के दौरान कौन से ऐसे महत्वपूर्ण वाक्य हैं यानी तथ्य हैं जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हैदराबाद के शासकों के बारे में। तो हैदराबाद का सबसे पहला जो शासक था उसका नाम क्या था? उसका नाम था निजामुल मुल्क, जो 1724 से 1748 ईस्वी तक शासन करता है हैदराबाद पर। होता क्या है, ये मोहम्मद शाह और फर्रुखसियर के समय में दक्कन का सूबेदार था। दक्कन का सूबेदार था। तो ये जब यहाँ पे था, जब सूबेदार बनाया तो सैयद बंधुओं ने इसे इसके पद से हटा दिया। हटाने के बाद में फिर से क्या होता है कि ये हुसैन अली को 1720 में ये हुसैन अली को दोबारा से हराता है और फिर से अपना पद पा लेता है। यानी कुल मिलाकर ये मुगल काल में वजीर का पद हत्या लेता है। वजीर बनने के बाद में फिर से होती है, जो वहां पर दरबार था मुगलों का, उसमें इसके खिलाफ षड्यंत्र और कानाफूसी। इससे तंग आकर ये क्या है, 1724 ईस्वी में यानी कि वहां से दक्षिण की तरफ चला जाता है। दक्षिण की तरफ जाने के बाद में इसे मोहम्मद शाह रंगीला के ही द्वारा, क्योंकि ये सूबेदार तो वहां अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करता है, आसफ जहां वंश, ठीक है, वहां पर जब ये स्थापित करता है अपना राज्य, और मोहम्मद शाह के द्वारा इसे फिर मान्यता भी दी जाती है। क्यों दे दी जाती है? क्योंकि दक्कन का सूबेदार मोहम्मद शाह किसी करता है, मुबारिज खां को। मुबारिज खां को ये क्या करता है कि युद्ध में हराता है और हराने के बाद में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करता है। तो जान लेते हैं थोड़ा सा। तो हैदराबाद में आसफ जाही वंश की स्थापना किसने की थी? इसका जो नाम था मीर कमरुद्दीन चिनकिलिच खां। क्या था? कमरुद्दीन चिनकिलिच खां। ये 1724 ईस्वी में क्या करता है? अब यहां पर देखो, 1724 ईस्वी में इसको दक्कन का सूबेदार बनाया गया था। जब ये सूबेदार बना था तो फर्रुखसियर ने, कौन से बादशाह फर्रुखसियर ने इसे निजामुल मुल्क की उपाधि दी, ये याद रख लेना। उसके बाद में फर्रुखसियर के बाद में, क्योंकि फर्रुखसियर जो 1720 के बाद में फिर मोहम्मद शाह का शासन आ गया, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने, मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन पेपरों में देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे आसफ जहां की उपाधि दी, ठीक है। दो बादशाहों ने दो तरह की उपाधि दी। होता क्या है कि जब ये मुगल उसमें सूबेदार था, दक्कन का सूबेदार इसे बना था 1720 में हुसैन अली। इससे पहले हुसैन अली ने यानी सैयद बंधुओं ने इसके पद से हटा दिया था। लेकिन इसके बाद 1720 में दोबारा ये युद्ध लड़ता है, हुसैन अली को हराता है और वजीर का पद प्राप्त कर लेता है। तो 1722 में क्या बन जाता है? वजीर। तो याद रखना, 1720 में हुसैन अली हरा, 1722 में ये वजीर बन गया मुगल साम्राज्य में, मुगल यानी मोहम्मद शाह के शासन में। 1724 में जब वजीर बन गए तो कानाफूसी हुई, इसके खिलाफ षड्यंत्र हुए, तो ये परेशान होकर दक्षिण में चला गया, दक्कन की तरफ ही आ गया। और 1724 ईस्वी में लेकिन मोहम्मद शाह ने किसे, क्योंकि जब ये वजीर बने गया तो दक्कन में मोहम्मद शाह ने मुबारिज खां को सूबेदार बनाया था उस समय, ठीक है। अब क्या है, ये वहां से दक्षिण में आ गया। तो दक्षिण में जब आ गया तो 1724 में होता है सुकर खेला का युद्ध। याद रखना, पेपरों में देखा गया, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं यहां से। तो सुकर खेला का युद्ध मुबारिज खां को हरा देता है, और मुबारिज खां को हराने के बाद में 1724 में हैदराबाद राज्य की, एक स्वतंत्र राज्य की ये स्थापना करता है। इसके बाद 1727 ईस्वी में क्या होता है? पालखेड़ा का युद्ध। भैया पालखेड़ा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो पेशवा बालाजीराव प्रथम, ठीक है, और निजामुल मुल्क, ठीक है, दोनों यानी निजाम के बीच में होता है और बाजीराव प्रथम। इस युद्ध में है ना, निजाम हार जाता है, यानी मराठों से निजाम हार जाता है, और फिर इन दोनों के बीच में एक संधि होती है, मराठों के और निजाम के बीच में। कौन सी? मुंजी शिवगांव की संधि होती है। याद रखना, ये पेपरों में बहुत ज्यादा पूछी गई है। इसके बाद में क्या होता है? 1737 ईस्वी में ये दिल्ली की सहायता के लिए जाते हैं। तो जब ये जाते हैं तो भोपाल की लड़ाई भी होती है। फिर इनके पास क्या होती है? भोपाल की लड़ाई किसके? पेशवा और निजामुल मुल्क के, यानी
निजामुल मुल्क के बीच में पेशवार की दूसरी, और फिर क्या होती है, दुर्रे सराय की संधि। याद रखना, ये संधियां बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। केवल हम हैदराबाद के शासकों और उनके शासन के बारे में जान रहे हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके बाद 1739 ईस्वी में मराठों से हार खाने के बाद, मात खाने के बाद में उधर क्या होता है, नादिर शाह का आक्रमण दिल्ली की तरफ। तो यह सहायता करने के लिए पहुंच जाते हैं 1739 में, और 1739 में ही नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण भी किया था। तो नादिर शाह को ये नहीं रोक पाते हैं, और फिर से उल्टे अपने दक्षिण की तरफ ही आ जाते हैं। तो 1724 ईस्वी में ये हैदराबाद की स्थापना करते हैं, और 1748 ईस्वी में क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये थे महत्वपूर्ण वाक्य जो कि निजामुल मुल्क से संबंधित पेपरों में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। इसके बाद में नासिर जंग बनता है हैदराबाद का अगला शासक, जो कि 1748 से 50 ईस्वी में बनता है। इसका एक भतीजा था, भतीजे का नाम था मुजफ्फर जंग चंदा साहब। ठीक है, चंदा साहब और डुप्ले की मदद से ये क्या करते हैं, यानी भतीजा जो था मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले, ये तीनों मिलकर किसके, नासिर जंग की हत्या कर देते हैं, यानी कत्ल कर देते हैं, और उसका शासन समाप्त हो जाता है। इसके बाद में बनता है शासक मुजफ्फर जंग, जो कि 1750 से 51 ईस्वी में हैदराबाद का शासक बनता है। ये क्या बनता है, शासक बनते, क्योंकि फ्रांसीसियों के सहयोग से बना था। तो फ्रांसीसियों को ये क्या देता है, पांडिचेरी और मूसलीपट्टनम दे देता है। ठीक है, और डुप्ले को अवैतनिक गवर्नर बना देता है। क्या, यानी मुगलों का जो साम्राज्य था, दक्षिण का मुगलों का जो साम्राज्य था, ठीक है, तो ये क्या है, डुप्ले को हैदराबाद का शासक, कौन, मुजफ्फर जंग, क्या कहता है, अवैतनिक गवर्नर उस क्षेत्र का था, तो वो मुगलों का, लेकिन ये डुप्ले को दे देता है कि तुम इसके अवैतनिक गवर्नर हो। और इसके बाद में बूसी, जो फ्रांसीसी बूसी था, उसको हैदराबाद में एक रेजिडेंट का पद नियुक्त किया जाता है, यानी रेजिडेंट के पद पर बूसी को नियुक्त किया जाता है। इसके बाद में बनता है हैदराबाद का शासक सलावत जंग 1751 से 1760 ईस्वी में शासक बनता है। और इधर मुगल दरबार में कौन शासक बना हुआ था, ठीक है ना, 51 से 51 के बीच में अहमद शाह, जो कि मोहम्मद शाह का पुत्र था। तो बूसी ने क्या किया, सिंहासन पर बैठते ही बूसी ने इसे क्या है, उत्तरी सरकार का क्षेत्र दिया, उत्तरी सरकार का क्षेत्र दे दिया। किसने, सलावत जंग ने, बूसी ने बैठाया था, यानी फ्रांसीसियों के सहयोग से बैठा था। बैठते ही सबसे पहले इसने फ्रांसीसियों को खुश करने के लिए क्या, उत्तरी सरकार का क्षेत्र दे दिया। इसमें एल्लौर, राजमुंदरी, मुस्तफानगर, चिकनाकोर शामिल थे, यानी ये क्षेत्र इसमें शामिल थे। इसके बाद में निजाम अली, अगला शासक कौन बनता है, हैदराबाद का बनता है निजाम अली। तो निजाम अली 1760 से 1803 ईस्वी तक शासक बनता है। इसने क्या करा, अंग्रेजों के साथ, इसके समय में कौन सी घटना घटी, इसने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। क्या की थी, सहायक संधि, और 1799 ईस्वी में ये पहला शासक था भाई। ठीक है, यहां से क्या इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है कि ये पहला शासक था जिसने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी, यानी हैदराबाद का पहला शासक। ठीक है, निजाम अली। इसके बाद में नसरुद्दीन दौला 1829 से 1857 ईस्वी में हैदराबाद का शासक बनता है। और इसके शासन के समय में क्या घटना घटी कि 1820 ईस्वी में इसने डलहौजी को, ठीक है, याद रखना किसको, डलहौजी को बरार का क्षेत्र दिया था इसने। और 1857 के विद्रोह में क्या था, दीवान सलार जंग और स्वयं, ठीक है ना, जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो इसी के समय में हुआ था। तो इसने दीवान सलार जंग और स्वयं अंग्रेजों का साथ दिया था, यानी विद्रोहियों का साथ नहीं दिया था, अंग्रेजों की सहानुभूति पाने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया था। इसके बाद में उस्मान अली 1911 ईस्वी से 1949 ईस्वी तक हैदराबाद का शासक बनता है। यह हैदराबाद के जितने शासक हैं वो निजाम कहे जाते हैं। इसने क्या करा,
इसका जो विचार ये था कि जैसे ही देश आजाद होगा तो मैं अपना एक अलग अलग देश यानी अलग राज्य बनाऊंगा और उस पर शासन करूंगा। लेकिन होता क्या है, सरदार पटेल के सहयोग से, सरदार पटेल के सैन्य कार्रवाई से, सरदार पटेल के सहयोग से होती है सैन्य कार्रवाई। और उस कार्रवाई का जो ऑपरेशन का नाम था, उसका नाम था अपोलो, ऑपरेशन अपोलो। ऑपरेशन अपोलो के तहत हैदराबाद, क्योंकि ये भारतीय संघ में विलय नहीं होना चाहता था, निजाम जो है वो खुद अपना शासन करना चाहता था, अलग रहना चाहता था, लेकिन पटेल ने ऑपरेशन पोलो के तहत सैन्य कार्रवाई कर कर हैदराबाद का विलय भारत में कर लिया। क्या, हैदराबाद का विलय भारत में करवा दिया और हैदराबाद ना चाहते हुए भी भारत का हिस्सा बन गया। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि पेपरों में जिनके आधार पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, उम्मीद करता हूं इसके बारे में आपको अच्छी तरह समझ में भी आया होगा। लेकिन इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो में आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।